बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। पहली बात तो ये, जैसे आपने हुर्रियत की बात करी ना, हाँ, हुर्रियत क्या है मैं समझा दूं आपको। तकरीबन 40 से 45 ऐसी बड़ी और छोटी पार्टीज थी जो कि अलहदा होना चाहती थी, अलग होना चाहती थी इंडिया से, और उनके सबके एजेंडा अलग अलग थे। तो आईएसआई ने क्या करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो आप उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आपने नाम सुना होगा सैयद अली शाह गिलानी का। हाँ, बिल्कुल। तो गिलानी जो है वो हुर्रियत का हेड है। गिलानी तीन बार एमएलए रह चुका है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चुनाव लड़के यानी इलेक्शन लड़के गिलानी जीत चुका है, और गिलानी उसका हेड बना था। हुर्रियत का अभी भी है। गिलानी पेंशन लेता है इंडिया से 60,000 रुपए महीने की। गिलानी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई है, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें एक पूरा आर्टिकल यह है जो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई, 60,000 रुपए की पेंशन ले रहा है, फिर वो हिंदुस्तान को गाली देता है। तो मुझे ये रवैया तो मुनाफकत का है। पहली चीज तो कोई उसको हीरो ना समझे। हीरो वो बंदा है जो ये बोले कि साहब मैं हिंदुस्तान से नफरत करता हूं, मुझे तुम्हारे 1 रुपए नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तब मैं, ठीक है वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उस दुश्मन की इज्जत करूंगा। दूसरी चीज, ये जो हुर्रियत है, हुर्रियत को आरजू जी किसने सेलेक्ट करा, किसने इलेक्ट करा? इंडिया डेमोक्रेसी है। अगर आपको इंडिया में पावर चाहिए, अगर आपको ताकत चाहिए, तो वो सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस से आ सकती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी आईएसआई ने आपको कुछ बना दिया, या 4 बंदों ने सोचा कि हुर्रियत वाला खुदा बन गया। तो इंडिया में अगर आपको अगर पावरफुल बनना है, मोदी आज की तारीख में, मोदी जी जो है हमारे, पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि 130 करोड़ बंदे उनके पीछे खड़े हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हुर्रियत जो है ना, जो कहते हैं कि बड़ी बहादुरी से लड़ रही है, क्या बहादुरी से लड़ रही है? हैदरपुरा में रहता है गिलानी। कल अगर पुलिस चाहे उसको उठा के गायब कर दे, उसका पता न लगे, लेकिन आज तक क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। वो टीवी पे आके हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करता है, 100 चीजें बोलता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं ना कि हामिद मीर साहब को गोली पड़ी छाती पे, क्योंकि उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ बोला। उनके ट्विटर के बायो में है कि कैरिंग 2 वुंड्स ऑन माय चेस्ट फॉर टेलिंग द ट्रूथ। उनका बायो है हामिद मीर साहब का। आप कश्मीरी बता दीजिए कौन सा जर्नलिस्ट है जो कहेगा कि इंडियन आर्मी ने मुझे मार दिया और आई एम कैरिंग 2 बुलेट्स ऑन माय चेस्ट, या उसकी दफनी हो गया, कबर ही हो गई, हमने किसी को मार दिया है, कुछ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं है, लोगों को झूठ बताया गया है। ये मेरा कहना है जी। लेकिन सर, आपने जब से बुरहान वानी को शहीद किया, बुरहान वानी को जब से मारा है 2016 से, उस वक्त से आप अगर देखें तो वो तहरीक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये चीज आपको नुकसान कर रही है इंडिया को। इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा जो मुसलसल लॉकडाउन रखे, मुसलसल इस तरह से लोगों को मारे। और कितने लोग मारेंगे आप लोग? ये चीज खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग कश्मीरियों को उनका राइट नहीं देंगे। देखिए, आपने बोला कितने लोग मारेंगे आरजू जी, आप पूछ रही हैं। तो जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मार डालेंगे। ये सिंपल सी पॉलिसी है। ये आपको कोई पॉलिटिशियन टीवी पे आके नहीं बोलेगा, राइट? लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप और फकर साहब दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, ये मैं मानता हूं कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ, आप एहतजाज करिए, आपका हक है। आपको इंडिया हाय हाय बोलना है, आप बोलिए, लेकिन जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती लॉयल है? 2002 में, 2003 में त्राल एक जगह है साउथ कश्मीर में, ये जो है बंदी जो चीफ मिनिस्टर बनी, राइट? चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जो अभी पीएसए के लिए अंदर है, वो भी 5 स्टार होटल में है, वो 5 स्टार कंफर्ट में रह रही है, कोई जेल वेल में नहीं है, बट शी इज अंडर। जैसे आप लोग हाफिज सईद को भी रखते हैं 5 स्टार होटल में, रखते हैं पर अरेस्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से उसको भी रख रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, शी वॉज वेविंग द फ्लैग ऑन अ स्टेज, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने बुरहान का नाम लिया, ठीक है, बुरहान हिंदुस्तान से नफरत करता था, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें और मैं बुरहान से नफरत करता हूं, इसमें अगर मुझे आज मिले, अगर आज जिंदा हो मेरे सामने आया, मैं आज उसको गोली मार दूं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कम से कम बुरहान ने ये अब्दुल्ला की तरह, ये मुफ्तीज की तरह, और ये गिलानीज की तरह उसने चापलूसी नहीं करी, ठीक है? वो विलन था, मैं उससे नफरत करता हूं, वो मरा, अच्छा मरा, लेकिन उसने कभी मुनाफकत नहीं करी बुरहान ने। और ना ये बंदे जो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा, ये बात तय है। लेकिन असली खतरा कौन है? ये टेररिस्ट जो है ना, ये असली खतरा नहीं है। ये बेचारे गाजर मूली हैं। ये कल परसों किसी को मार दिया था, क्या नाम था उसका, नियाज रियाज नायकू,
रियाज नाइकू को मारा था। रियाज नाइकू क्या करता था? पुलिस ये 12-12, 13-13 साल के बच्चों को कि ये इन्फॉर्मर है, उसको गोली मार दी उसने गोली। पुलिस वालों को, फैमिलीज को किडनैप कर लिया, क्योंकि हम लोग तो आर्मी वाले, हम तो कैंटोनमेंट में रहते, पुलिस वाले तो खुले बाहर रहते हैं सबके सामने, उनको गोली मार दी। आज जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलिसमैन है, खासतौर से कश्मीर घाटी का जो पुलिसमैन है, ही इज वेरी हैप्पी कि भाई मेरी फैमिली सेफ है, मेरे बच्चे सेफ है, मियां बीवी सब लोग आराम से, मेरे माँ बाप आराम से रह रहे हैं। रियाज नाइकू का खौफ था पुलिस वालों की फैमिलीज के बीच में, सो ही इज नो मोर, इट्स गुड। तो ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये सब ये 2-2 रुपए में बिकते हैं। मैं आप लोग कभी अगर इंडिया आएंगे तो स्पेशल परमिशन लेके आपको एक बार कश्मीर ले जाया जाएगा। और ये जो आखिरी बात मैं कह दूं, जो लॉकडाउन की बात करते हैं ना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया आप लोग किस चीज को लॉकडाउन बोलते हैं। या तो आपकी समझ में गलती है, या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, अगर आप लोग यही समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो आज तक लॉकडाउन देखा नहीं कश्मीर में। व्हाट हैपेंस इन कश्मीर इज, हुर्रियत कहता है शटर डाउन, हुर्रियत स्ट्राइक बुलाता है, हुर्रियत के गुर्गे जाते हैं, हुर्रियत के गुंडे जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कौन सा दुकानदार है आप बता दीजिए। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप फकर साहब, आप उधर केपी में रहेंगे, या अगर जैसे आपका पेशावर है फॉर एग्जांपल, या आप अगर पंजाब में रहती हैं तो आपका लाहौर है। आप पूरे लाहौर में बोल दीजिए शॉपकीपर को कि आजादी के लिए सो कॉल्ड, आप जो भी वो गाना चाहते हैं, उसके लिए आप दुकान बंद करें। 1 दिन भरेगा, 2 दिन भरेगा, 3 दिन बोलेगा भैया मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इट्स नेचुरल। माँ बाप की पहली लॉयल्टी बच्चों के लिए होती है, ये एक नेचुरल चीज है। तो ये लोग रोमांटिसाइज कर रखा है पाकिस्तान ने ना, जो कि आजादी के लिए कश्मीरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने हथियार उठाए हैं, जो हथियार उठाएगा वो रियाज नाइकू के पास जाएगा। मैं वैभव जी के पास चलती हूँ और उसके बाद फखर आपकी तरफ भी आती हूँ। और मेजर साहब की बात से ही एक पॉइंट लेके कि जो वो कह रहे थे कि मुनाफिकत तो सर ये होती है कि अगर कश्मीर में कुछ हो तो आप कहेंगे जी हम गोली मार देंगे अगर कोई खड़ा होगा, लेकिन अगर वही चीज अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज बलूचिस्तान में हो तो आप कहेंगे जी हम इनको अलग करवा देंगे और आपको जो है वो वीजा लेके जाना पड़ेगा। ये दुगली पॉलिसी आप लोगों की क्यों है? देखिए, बलूचिस्तान और कश्मीर दोनों बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं, उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बलूचिस्तान एक एथनिक इशू है, और कश्मीर जो है कि वो वहां पे एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। बलूचिस्तान में आप जाएंगे तो बलूचिस्तान में कोई इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि उनको कोई खिलाफत कायम करनी है या उन्हें कोई इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना है। वहां पे वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज उनका कहना है कि हम एक आजाद मुल्क पार्टीशन के पहले थे, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप था बलूचिस्तान में। हमारे यहाँ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट थे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। हमारे दोनों हाउसेस ने रेजोल्यूशन पास किए हुए थे कि अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें ना इंडिया में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है। तो वो उनकी जो लड़ाई है वो उसकी लड़ाई है। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई, जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई, 1947 से शुरू हुई है, 1948 से, माफ कीजिएगा। तो और वहां पे हमेशा जो फ्रंट रनर्स रहे हैं उनके फ्रीडम स्ट्रगल के, वो हमेशा जो है वहां का जो जिनको सो कॉल्ड आप नवाब या रूलिंग क्लास कहते हैं, वो हमेशा फ्रंट से उसने लीड करा है। आप ये देखें कि वहां पे जो पहला वो जो फ्रीडम फाइटर था वो खान अफ कलात का भाई था, वो पहाड़ों पर सबसे पहले चढ़ा, उसके पीछे आवाम गई। आज आप देखिए वहां पे नवाबों की फैमिली में कितनी शहादतें हुई हैं। बालाच मरी कबीले में बालाच मरी की मौत हुई, उसको आपके आईएसआई ने मारा। आप नवाब अकबर खान बुख्ती को देख लें, वो बुख्ती कबीले के नवाब थे, उनको मारा आपने। तो वहां पे जो सेक्रीफाइसेस है, उनके जितने भी लोग हैं वो बाहर मजबूरी में रह रहे हैं आज बलूचिस्तान के। वहां पे कोई भी उनका जो नवाब है या जो भी रूलिंग क्लास है वो वहां नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि आप उनको वहां रहने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ दूसरी कश्मीर में स्टोरी है। कश्मीर में 1989 तक तो कोई इंसर्जेंसी का सीन ही नहीं था, कोई रेडिकलाइजेशन नहीं थी। आपने 89 में एक कॉन्कॉक्टेड थ्योरी की तहत आपने एक पैसा डाला, जियाउल हक की एक थ्योरी थी, वो आपने इंप्लीमेंट करी। आपको ये कॉन्फिडेंस, आपके पास इंटरनेशनल सपोर्ट था, कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका से पैसे आ रहे थे, डॉलर्स आ रहे थे, अमेरिका को आपकी जरूरत थी, तो आपको लगा कि यू कैन गेट अवे विद डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और आपके पास एक्सपीरियंस भी था इंसर्जेंसी का अफगानिस्तान में, तो आपने वो हमारे यहाँ भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक क्रिएट की गई एक इंसर्जेंसी। आपने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कराया यहाँ पे, उनको कहा कि सबसे पहले इनको निकालो। उनको भी वही खबरी कहकर के, जैसे आज रियाज नाइकू मेरे साथ बता रहे थे कि रियाज नाइकू जो है लोगों को गोली मार देता है, ये कहेगा कि ये बच्चों को 13-13 साल के खबरी है। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इसलिए मारा गया, उनको ये बोल के मारा गया कि भाई ये खबरी है, दीज गाइज आर आईज ऑफ द स्टेट। तो उनको आपने मार के निकाला। उसके बाद क्या हुआ, आपने वहां पे आर्म्स दिए, एमिनेशन दिए, बहुत कुछ आपने दिया। फिर वहां पे एक इंसर्जेंसी शुरू हुई और वो एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की इंसर्जेंसी थी। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, एक नेचुरल है। और कश्मीर में जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, इनके किसी के बच्चे इंडिया में नहीं रहते, इनके किसी की फैमिली में एक बंदा, इनके घर कुत्ता तक नहीं मरा कहीं, ठीक। इनके आसिया अंद्राबी के बच्चे मलेशिया में रहते हैं, गिलानी के बच्चे सऊदी अरेबिया लंदन में रहते हैं, और वो मीरवाइस की फैमिली यूएस में रहती है। तो
इनमें से कोई एक भी नहीं है जिनकी फैमिली कश्मीर में इंडिया में रहती हो। हाँ, आपका जो सैयद सलाउद्दीन रहता है, जिसको आप जो टेररिस्ट है हमारे यहाँ का, उसके बच्चे जो है इंडियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो जॉब करते हैं। पांच के पांच बच्चे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए हमारा जो स्टेट है, हमारा स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं करता कि अगर किसी का बाप टेररिस्ट है तो हम उसके बच्चों को उसी की सजा दें। एक डेमोक्रेसी है ये। लेकिन आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो वो अभी डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, उसकी बेटी को उठा ले गए थे, बीवी और बेटी को, 3 साल तक उसको रखा रहा, 3 साल बाद जाकर उसकी बेटी को छोड़ा। जुल्म क्या है कि भाई उसका बाप सो कॉल्ड कोट अनकोट टेररिस्ट है। तो हमारे यहाँ इंडियन स्टेट इस तरह से काम नहीं करती है। हमने पॉलिटिकल, आपके यहाँ पे क्या है कि अगर आपके यहाँ नवाब अकबर खान बुख्ती ने डिसएग्री करा बलूचिस्तान में, तो आपने हेलीकॉप्टर गनशिप भेज के उसको गार में मार दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ, अगर हमारे महबूबा मुफ्ती ने डिसएग्री करा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करी, तो हमने उसको 5 स्टार होटल में रख करके होम अरेस्ट कर दिया। तो ये दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है, ये दोनों जगहों की जो सिचुएशन है उनमें डिफरेंस है। तो आप इन दोनों को कंपेयर ना करें। लेकिन सर जैसे आप कहते हैं कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं कश्मीर में, तो आपको भी तो किसी ने राइट नहीं दिया ना कि आप बलूचिस्तान में इंटरफेयर करें। हमें किसने किया है? हमें पता है कि क्या, और किसने इंटरफेयर किया है? इंडिया बार-बार इंटरफेयर कर रहा है जी। फखर जवाब देंगे। कहां? नहीं, एक सेकंड, यू कांट गेट अवे विद सेइंग दिस। नहीं, एक सेकंड। इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इस चीज का क्या प्रूफ है? बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है सर, मान जाए। अरे हम तो आप कोई प्रूफ तो देना। आप बोलें कि साहब ये प्रूफ है भाई। कलभूषण से बड़ा प्रूफ और क्या होगा? मतलब इन शॉर्ट आप कहेंगे कि बात मैं आप कुछ आप रिप्लाई। मैं इसके बाद आरजू जी ये बोल लें, उसके बाद मैं आना चाहूंगा। जरूर एक बार बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। ठीक है, हुआ करती थी इंडिया में डेमोक्रेसी। अब इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। इंडिया में एक चीज है कि जो बीजेपी कहता है वही होना है। वो बेशक किसी को अच्छा लगता है, बेशक किसी को बुरा लगता है। ये बात, एक बात इन्होंने की कि वहां पे जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है मकबूजा कश्मीर में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे फ्रीडम मूवमेंट है सिंपली। वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, और आज से नहीं कह रहे, वो पिछले 70 सालों से यही चीखोपुकार कर रहे हैं। तभी तो आपकी फोर्स वहां पे लगी हुई है। अगर आप मतलब हालात वहां पे अच्छे हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। आप लोगों ने मिसालें दी कि उनके बच्चे आपके गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करते हैं। गौरव साहब ने कहा कि वो पेंशन लेते हैं। गिलानी साहब, पेंशन अगर वो ले रहे हैं, आप उनकी पेंशन खत्म कर दें। अगर आपके मुल्क के खिलाफ वो खड़ा होता है, भाई वो खड़ा है, और ऐसा नहीं खड़ा, सारी जिंदगी उसकी गुजर गई मतलब। और आपने एक और बात की कि उसको आपने कभी जेल में नहीं डाला। मेरे ख्याल में कोई ऐसा हुर्रियत लीडर नहीं है जो कभी जेल में ना गया हो। जब आप अभी 5 अगस्त को जब आपने वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया पूरे कश्मीर में 370 को हटाकर, उसके बाद सारे लोग, इवन आपके जो सबसे आपके चहीते हुआ करते थे महबूबा मुफ्ती और बाकी उनके जो फैमिली, शेखों की फैमिली थी, वो सारे मतलब आप लोगों ने उनको हाउस प्रिजन में किसी को रखा और किसी को जेल आपने भिजवा दिया। ये चीजें आपने कर ली। वो लोग, बेशक वो बुरहान वानी हो, बेशक वो जो है वो रियाज नाइक हो, बेशक वो कोई और हो, अगर एक जाएगा तो वो कोई और आएगा, उसकी रिप्लेसमेंट होगी। ये मूवमेंट खत्म इस तरह नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें नहीं होती कि आप बंदूक के जोर पे किसी को अपने पास रखते हैं। आप अगर यही बात बलूचिस्तान के बारे में करते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है, जो मकबूजा कश्मीर है वो हिंदुस्तान का प्रोविंस नहीं है। ये बात बेशक जहां लेकिन वो प्रोविंस नहीं, वो सूबा नहीं है आपका। बलूचिस्तान हमारा सूबा है। खान अब्द कल्लात के साथ, आप खान अब्द कल्लात की बात करें, कायद आज़म के साथ उनका इल्हाक हुआ, वो सारी चीजें कोई। और दूसरी चीज, आपने कहा कि वहां लीड किया जाता है बलूचिस्तान में नवाबों की तरफ से। मेरे भाई, अगर हरबियार है वो बाहर बैठा हुआ है, जो सुलेमान दाऊद है वो बाहर बैठा हुआ है, बरामदाग बुख्ती वो बाहर बैठा हुआ है, कहां से लीड करते हैं? सिर्फ उनको जहां से किराए के जो उन्होंने रखे हुए हैं, मतलब आप जिसको किराए के गुंडे कश्मीर में कहते हैं, मैं कहता हूं असल में वो बलूचिस्तान के अंदर है। क्या आपकी राह उसको सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है, मुख्तलिफ जराए से इंडियंस के साथ इवन मिलकर वो वहां पे सपोर्ट करती है, इंसर्जेंसी पे लाती है। इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी ज्यादा से ज्यादा वोट भी हुआ तो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो बलूचिस्तान है, इंक्लूडिंग गवादर, इंक्लूडिंग जीवनी, इंक्लूडिंग पश्ती, जो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में, मैं तुर्बत का भी नाम ले रहा हूं, वहां पे किसी किस्म की इंसर्जेंसी नहीं है। और अब से नहीं कह रहा हूं, कम से कम पिछले 5 सालों से वहां पे हालात जो है वो पिछले एक हफ्ते में कितने पाक फौजी बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं बिना इंसर्जेंसी के? नहीं, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में है,
2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में होता रहता है, वो कोई मसला नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैं उसको कहूं कि बिल्कुल यार वो मेरे खैबर पुख्तूनख्वा सबसे मतलब मैं कहता हूं कि अगर 7-10 सालों से देखा जाए तो बहुत बेहतर ही आई हालात में, लेकिन वहां पे भी छोटे मोटे वाकयात होते हैं। नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में हफ्ते में 10 दिनों में महीने में अटैक छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन हालात वहां पे नॉर्मल है हालात। और जब से पिछले साल इलेक्शन हुआ, फाटा का जो इलेक्शन हुआ और उसका मर्जर खैबर पुख्तूनख्वा के साथ हुआ, उसके बाद मजीद हालात बेहतर हुए। और अभी जो अमेरिका, अफगान तालिबान और पाकिस्तान उनके बीच में जो ट्रीटी हो रही है, जो चीजें हो रही है, जो पीस प्रोसेस चल रहा है, उससे भी हालात बेहतर होने। हालांकि हिंदुस्तान को वो चीज अच्छी नहीं लग रही क्योंकि उनके स्टेक जो वहां पे है अफगानिस्तान के अंदर वो मतलब दाव पे लगे हुए, तो उनको मसला है इस चीज से। और ये चीजें होती रहती है, आप लोग करते रहेंगे, इसको मसला कोई नहीं है। लेकिन हमारी फौज भी है, हमारी आईएसआई भी है, और वो अपना मतलब जिसे कहते जान लड़ाती रहेगी और जान देती भी रहेगी। जी मेजर साहब। जी आरजू जी, मैं ना 2-3 पॉइंट आपके फकर साहब ने इतने सारे पॉइंट दे दिए कि मैं उसी पे जवाब देता रहूंगा। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ना ये जो हम लोग रेडिकलाइजेशन इन्होंने बोला कि कश्मीर में है नहीं, मैं वही चीज बोलूंगा जो मैं टीवी में बोलता हूँ। आप लोग मतलब क्या बोलते हैं पाकिस्तानी टीवी पे, माजरत के साथ माजरत के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गए नहीं हैं, आप लोग जमीन पे वहां पे पैर नहीं रखा, आपको पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। तो आपको जो भी न्यूज मिल रही है, मीडिया से मिल रही है या कहीं और से मिल रही है, आपको फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, राइट। मैं आपको बताता हूँ वहां पे जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी के कार्डर्स ने वहां पे सिर्फ अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग। पहली बात तो बता दूं, जो भी बहुत छोटा है साइज में, मतलब कि आप अगर 1.5-2 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो आप कश्मीर घाटी पार कर जाएंगे। इतना सा है कश्मीर, इतना सा, ना के बराबर, छोटा सा बहुत। मतलब क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है इसलिए कह रहा हूँ बड़ा छोटा सा है कश्मीर। इशू ये है कि अगर आप रेडिकलाइजेशन की बात करें तो सिर्फ अनंतनाग में गवर्नमेंट स्कूल्स होने के अलावा वहां पे 500 मदरसे हैं, 138 मदरसे जो हैं जमात इस्लामी के हैं। और मैंने खुद जाके देखा है वहां पे क्या पढ़ाते हैं। दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे किसी के पढ़ने वढ़ने मीडिया वाले की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुलभूषण जाधव का ना जो पाकिस्तान में काफी एक जैसे कहते हैं कि एक रेगिस्तान में इंसान चलता है, तो आपने रेगिस्तान के इंसान को आपने एक वो मरासिम बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, मिराज को आपने पानी दिखा दिया ना, तो वो आदमी उसी को देख के वो उसको लगता है कि पानी है, वो परेशान। देखिए ऐसा है, कुलभूषण जाधव को आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड बना लिया अपनी नजरों में, क्योंकि आपको प्रूफ नहीं मिला। एक बंदा था। अब देखिए प्रूफ हम किसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ फकर साहब, ठीक है। मैं एक बंदे को लाता हूँ पकड़ के, आप मुझे दें एक बंदा, मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, आप मुझे बंदा ला के दें, मैं उसको अपने घर की बेसमेंट में ले जाऊंगा, उसको उल्टा लटकाऊंगा और इतना मारूंगा कि 2 घंटे के बाद वो बोलेगा साहब मैं ज़ियाउल हक का भूत हूं। वो बोलेगा क्योंकि वो चाहता है कि दर्द खत्म हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या था। कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करा, उसको आईएसआई को बेच दिया। मैं इसका प्रूफ आपको देता हूं। कोई भी सीक्रेट एजेंसी का या आईएसआई का हो, रॉ का हो, सीआईए का हो, उसका अगर कभी ग्राउंड का एजेंट पकड़ा जाता है कभी ओन नहीं करते। कुलभूषण जाधव जैसी पाकिस्तान ने बोला कुलभूषण जाधव है, इमीडिएटली जो हमारी मरहूम वो थी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, विद इन 24 आवर्स शी सेड कि हिंदुस्तान का शहरी, हम इसको ओन करते हैं, ये एक्स नेवल ऑफिसर है, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है। अगर आप प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, जी। तो ये बात है कि ना कुलभूषण जाधव का ये करा, उसके ये डॉक्यूमेंट्स मिले, अब छोड़ देना। हमने तो 26/11 का पूरा डॉजियर दिया था, वॉइस की रिकॉर्डिंग्स दी थी, सैटेलाइट की रिकॉर्डिंग दी थी, जीपीएस कोऑर्डिनेट दिए थे। पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला कि ये सब बकवास है, लिटरेचर है आपका, ये तो आपने कहानियां अलिफ लैला की स्टोरीज आप लोग सुना रहे हैं, बोला बाहर। ठीक है, आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी कोर्ट को ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे हक में फैसला दो, जो बोलना है बोलो, कोई बात नहीं। अब आखिरी जो आपने पॉइंट दिया था सब अफगानिस्तान का, कि पाकिस्तान कुछ करेगा, मैं फिर वो वर्ड यूज कर रहा हूं जो आपकी मीडिया में बोलते हैं माजरत के साथ। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान क्या करेगा अफगानिस्तान में, क्या करेगा। अफगानिस्तान को पैसे चाहिए, ठीक है, अफगानिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस चाहिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक टूटा हुआ मुल्क जिसमें कितने हजार साल से तो जंग चल रही है, और पिछले 20-30-40 साल से तो बहुत ज्यादा जंग चल रही है। मॉडर्न वेपन से बम, लाखों करोड़ों की तादाद पे तो बम गिर गए, माइनफील्ड्स है वहां पे, लोग बच्चे मर रहे हैं, हाथ पैर नहीं है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान सोशली और इकोनॉमिकली किस तरीके से मदद कर सकता है अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान को क्या चाहिए, अभी तक हम लोगों ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर चुके, हम एड दे चुके हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न चाहिए होता है, हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। उनकी पार्लियामेंट हमने बनाई है, उनके डैम्स हमने बनाए हैं, उनके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हमने बनाए हैं, उनके अस्पताल, उनकी सड़कें हमने बनाई हैं, और हम और $5 बिलियन और डालने वाले हैं अफगानिस्तान में। आप ये कहते हैं कि
पाकिस्तान को परेशान करने के लिए चाहिए अफगानिस्तान। हमें क्यों अफगानिस्तान से परेशान करेंगे? अगर हमें परेशान करना है तो हम कश्मीर से नहीं करेंगे, हम वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं करेंगे, हम अपने ईस्ट साइड से नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान से करेंगे। देखिए, दूसरी एक और चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, राइट? आप एक बात समझ लीजिए, आप लोग एक आम अफगान को, आप पावर छोड़ दीजिए कि कौन सी सरकार बनेगी वो आपका और मेरा क्या कर लेगी, या आपका क्या भला कर लेगी और मेरा क्या भला कर लेगी, जो भी अफगानिस्तान की सरकार होगी। एक आम जो सड़क पे चलता अफगान है, आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? पाकिस्तानी स्टेट उसकी मदद कैसे कर सकता है? ठीक है ना? ये हमें चीज सोचनी है। हम लोग वहां पे, हमारा एक भी बंदा सिपाही वहां पे हथियार लेकर नहीं गया है। वी हैव नॉट गॉन लाइक द अमेरिकंस एंड द रशियंस। व्हाट वी हैव डन इन अफगानिस्तान इज, हमने अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने की कोशिश करी है। बहुत छोटी कोशिश है। अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के लिए हो सकता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, जो कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। पर जितना हम कर सकते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन देना, उनको स्कूल्स में पढ़ाना, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना, उनकी आर्मी को ट्रेन करना, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हम अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं। एनडीएस को ट्रेन करना। हम तो खुद ही रॉक एजेंट हैं, दोनों के दोनों, मैं और वैभव। तो हम एनडीएस को ट्रेन करेंगे और किसको ट्रेन करेंगे? आपके हिसाब से कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है जब से आपने 370 हटाया है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे नॉर्मल है। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि कश्मीर 370 हटाने के बाद नॉर्मल है। कश्मीर पिछले 30 साल से नॉर्मल नहीं हुआ है। कोई नहीं कह रहा कि कश्मीर नॉर्मल है। हमने ये बोला है कि 370 हटाने के बाद वायलेंस कम हो गया है कश्मीर में, स्टोन पेल्टिंग कम हो गई है। कम मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन पहले जमाने में जो होता था एक टाइम पे 370 के पहले, उसके हिसाब से आधे का आधा भी नहीं हो रहा। हम ये कह रहे हैं आपसे। दूसरी चीजें कह रहे हैं कि कल अगर मुझे हिंदुस्तान ना पसंद आए, राइट, कल हिंदुस्तान ना पसंद आए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मेरे घर का जो प्लॉट है ना, इस प्लॉट को मैं अपने सर पे उठा के बाहर ले जाऊंगा। मुझे पसंद ना आए, आई एम फ्री टू गो टू एनी कंट्री। मुझे पाकिस्तान जाना है, अफगानिस्तान जाना है, मंगोलिया जाना है, कॉन्गो जाना है, मैं जाऊं। तो देखिए, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के कानून के तहत रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें, जैसे आधे लोग वहां पे कहते हैं नहीं साहब यहाँ पे शरिया नाफिज हो। क्यों नाफिज हो भाई शरिया? हम नहीं मानते शरिया को। 80% हिंदू पॉपुलेशन है। बीजेपी की सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी रखती है पार्लियामेंट में। अगर ये कल चाहे बीजेपी की सरकार, एब्सोल्यूट, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके कुछ भी करवा सकती है। इन्होंने करवाया कुछ ना? ये करवाया है, दूसरा टर्म है मोदी का, पहला भी नहीं है, दूसरा टर्म है, और तीसरे टर्म में भी मोदी आएगा और फिर नहीं करवाएगा। ये हिंदुस्तान जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। जिसको भी गलतफहमी है कि साहब हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको जो आजादी की जंग लड़नी है, आखिरी चीज, सॉरी, एक और, आपने देखा होगा 9 बजे रात को इंडियन टीवी उठाई है, वहां पे कश्मीरी पॉलिटिशियंस आके हिंदुस्तान को, कल वो एक बेवकूफ का बच्चा आया था, वो भी यही कह रहा था, रियाज भाई। मैंने बोला ये टेररिस्ट तेरा भाई कब से हो गया दोस्त? तो भाई कब से हो गया तेरा रियाज भाई? कह रहे नहीं, आप हमारे कश्मीरी भाइयों को, देखिए ऐसा है ना, आप समझिए, हमें एक बात, इनको इतना फ्रीडम है कि रोज आके इंडियन आर्मी को और इंडियन स्टेट को ये टेलीविजन पे गाली देते हैं, ठीक है, ये हमारे चीफ को उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। मैं एक नॉन बलोच वॉइस को लेकर आई है, नॉन पश्तून वॉइस को लेकर आई है, जो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ बोलता है। उसको आप कोई टॉप चैनल पे, जो भी आपका टॉप चैनल है, उस पे आप जगह दीजिए 9 o'clock प्राइम टाइम पे, और उससे बोलिए कमर जावेद बाजवा को गाली दे, वहां पे आईएसआई चीफ को गाली दे, वहां पे बोले पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द है। वो गायब हो जाएगा, रात भर उसका खानदान गायब हो जाएगा। अब बोल के देखे वो, मैं पाकिस्तानी शोज देखता हूं, हाँ, पाकिस्तानी फौज की तनकीद करते हैं, नाम कोई नहीं लेता। यहाँ पे नाम लेके हर रात गाली देते हैं और इनको झेला जाता है और इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। लेकिन सर, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जिसको आप टेररिस्ट बता रहे हैं, बाकी लोग भी उसको हर हाल में वही समझे। वो एक फ्रीडम फाइटर था, उसको कश्मीर वाले फ्रीडम फाइटर मानते हैं। अब आप नहीं कह रहे कि वो टेररिस्ट हो जाएगा। आरजू जी देखिए, कश्मीर वाले क्या मानते हैं उसमें हमें जीरो इंटरेस्ट है। वो इसको भगवान माने, वो इसको महात्मा गांधी माने, या वो उसको, मैं कह रहा हूं मार्लन ब्रांडो माने, हमें कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई क्या है ये मैं बताता हूं। सच्चाई क्या है? सच्चाई नहीं, सुनिए, डेमोक्रेसी तब तक है जब तक भारत खतरे में नहीं है। फुल डेमोक्रेसी है। जहां आपने AK-47 उठाई, जहां आपने हथियार उठाया, इंडियन आर्मी ठोक देगी। इसमें कभी दो राय कोई ना रखे, कितना बड़ा ही फ्रीडम फाइटर हो जाए कश्मीरियों के दिल के लिए, कोई नहीं। इसमें ये मैडम, आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, ये तो कोई नहीं चेंज कर सकता। सर, बलोचिस्तान में भी यही है। अगर बलोचिस्तान में आप लोग कुछ कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी भी उधर ही ठोक देगी। फिर वो बिल्कुल, आप मारिए, मैं तो कह रहा हूं आप मारिए। और मैं एक और चीज कह रहा हूं, मैं बार बार यही कहता हूं, जब भी मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर भारत ने कोई गलत काम करा है, भारत ने
तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फंड करा है, अगर भारत ने किसी और तंजीम को फंड करा है, अगर भारत ने करा है, तो आप प्रूफ लेकर आइए, एक बड़े जर्नलिस्ट को बुलाइए, आप सबको बुलाइए और उनके सामने एक्सपोज करिए, वर्ल्ड के जर्नलिस्ट को, बीबीसी के सामने, अल जजीरा के सामने प्रूफ दीजिए ना आप उनको कि ये भारत का, ये आप लोग कहते हैं ना कि वहां पे बड़ा डिस्कशन होता है, अजीत डोवाल वो सच अ स्वीट मैन, यार आप लोग पता नहीं क्या विलेन बना के रखते हैं उनको, आप बोला अजीत डोवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और पता नहीं ये हो रहा है, रॉ का ये, आप लोग क्यों नहीं एक्सपोज करते? आप डॉजियर दीजिए, आप यूएस एम्बेसी को बुलाइए जो इस्लामाबाद में, उसको दीजिए डॉजियर, सबको दीजिए, क्यों नहीं करते आप लोग? जी फकर, बेनकाब करिए हिंदुस्तान को, बेनकाब। मैं बिल्कुल बताता हूँ, इन्होंने एक बात की मुंबई हमलों के हवाले से, अहमर बिलाल सूफी, ये जानते होंगे उनको, बहुत बड़ा लॉ फर्म चलाते हैं पाकिस्तान के, उस केस को वो लेके चले, मतलब चल रहे थे वो, और उनके साथ उनकी टीम थी। उन लोगों को जब वो एक अगर आपने किसी बंदे को पकड़ा हुआ है तो यकीनन जिस तरह आपको कलभूषण के लिए आपको काउंसलर एक्सेस चाहिए था, ठीक है, वो एक्सेस चाहिए, हमारे जितने भी दफा वो लोग आए उनको कोई एक्सेस नहीं दी गई उन लोगों से मिलने के लिए जिनको आप कह रहे थे कि यार इन्होंने जो है वो आपका मुंबई अटैक जो 26/11 था वो करवाया हुआ है, ये चीज। दूसरी बात आपने की कि आपके हमारे यहाँ जो तालिबान थे, टीटीपी जिसको हम कहते हैं, उन लोगों को हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया है, उसके सबूत जी, उसके डोजियर, भाई जो लोग पकड़े जाते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, वो सामने आ रहे होते हैं। ये नहीं है कि मतलब हम ये नहीं कहते कि हम डी चौक में लाके खड़ा कर देंगे, या जिसे कहते हैं कि न्यू दिल्ली का जो कोई मतलब जो फेमस इलाके होंगे वहां पे जाके उनको खड़ा कर दिया जाएगा कि ओ ये जो है, जिस तरह जो पॉलिसी आप कश्मीर में लेके चल रहे होते हैं उसी तरह पूरी दुनिया में चल रही होती है। ये नहीं होता कोई डायरेक्ट, आप कह रहे हो ना कि आप $5 अरब अफगानिस्तान में लगा रहे हो, आपको अफगानिस्तान से बहुत मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया को, हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। उसके 3.5 मिलियन लोगों को पाकिस्तान पिछले 40 सालों से रख रहा है। इस इस्लामाबाद के अंदर कोई बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सेक्टर ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको अफगानी नहीं मिलेगा। आप मुझे सिर्फ ये तो पैसे भी तो खाए हैं सर। नहीं, सुने ना, मैं आपको बताता हूं ना पैसे। फिर उसके बाद हमारा तुरखम और चमन बॉर्डर है, उस पे सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे अफगानियों का होता है। पेशावर, आप यकीन करें, आपको बाकी पश्तून नहीं मिलेंगे लेकिन आपको मेजॉरिटी अफगानियों की मिलेगी पेशावर शहर के अंदर। हम उनको निकाल बाहर पहनते हैं, आप उनको मुंबई में दे, आप उनको दिल्ली में बिठा दे, हम उनको कारोबार करने दे। आपके यहाँ तो ये था कि आपके यहाँ पिछले साल 2019 में जो एक स्टूडेंट था आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसको इतनी मार पड़ी थी, इतनी कुट लगाई गई थी, यकीन करें कि ट्विटर के ऊपर उसको बाकायदा अफगानियों ने, पहली दफा अफगानियों ने उस चीज को चलाया था कि यार इंडिया जो है हमें और तरीके से यूज करता है। ये बातें होती है सारी जो है हर मुल्क की पॉलिसीज होती है कि किसी आपको पता है कि आपने डायरेक्ट अटैक नहीं करना पाकिस्तान को, आपने डायरेक्ट नहीं मारना पाकिस्तान को, आप इसी तरीके से पाकिस्तान भी मुख्तलिफ चीजें यूज कर रहा होता है। तो आप अफगानिस्तान, आपके पास एक मतलब बड़ी अच्छी एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक ग्राउंड है, अगर उसको आप यूटिलाइज कर लेंगे तो मतलब मुख्तलिफ जो लोग हैं, कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हक के लिए। मोहम्मद सादिक, Foreign Office spokesperson, said to Dawn News that Pakistan is not seeking consular access to Ajmal Amir Kasab. इनका नाम है मोहम्मद सादिक, ये स्पोक्सपर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के पाकिस्तान में, और इन्होंने वाजे तौर पे ये बोला है कि पाकिस्तान विल नॉट सीक कॉन्सुलर एक्सेस क्योंकि ये हमारा शहरी है ही नहीं। ये न्यूज आर्टिकल है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इसके ऊपर आपको जवाब दे देता हूँ। बात ये नहीं, और सिर्फ अजमल कसाब की नहीं, सिर्फ एक अजमल कसाब था उस केस के अंदर। 26/11 के एक अजमल कसाब ने क्या हुआ था? 26/11 के 10 बंदे थे, 9 मारे गए, जिंदा अजमल कसाबी था। ओनली 1 पर्सन लिव्ड, अजमल कसाब। बाकी भी तो सपोर्टर्स थे ना, कोई सारे गन तो नहीं लेके जाते। अगर कहीं पे आप अटैक करते हैं तो आपके बैक पे नहीं फकर साहब, आपको शायद गलत, फ्रंट लाइन पे जो लोग होंगे वो कुछ और, आपके बैक पे तो मौजूद होते हैं। नहीं सुनिए, एक्चुअली फकर साहब, ये भी हो सकता है कि मैं अरब की कोई शहजादी हूं और मैं मेजर गौरवारिया बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये ऐसा नहीं होता है। 10 बंदे आए थे बंबई, 22 सी टोटल 10 थे। उन्होंने 2-3 दिन का जो अटैक जो भी करा उसमें से 9 मारे गए, सिर्फ एक कैप्चर हुआ, अजमल कसाब। अजमल कसाब को 2 साल उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ। अच्छा, तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली, और ये पाकिस्तान का स्टैंड रहा है कि वो हिंदू था, उसका नाम कोई चौधरी था, उसके हाथ में लाल धागा था, ये सब ड्रामा, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, हामिद मीर साहब जियो टीवी में काम कर रहे थे, हामिद मीर साहब खुद कैमरा लेकर गए और उन्होंने ये बोला कि ये अजमल कसाब का घर है। सुनिए सर, हाँ, हामिद मीर साहब ने खुद दिखाया है जियो टीवी में कैमरा पर्सन, और 2 दिन के बाद उस चीज को गायब कर दिया और ISI वाले आए वहां पे ट्रक में बैठा के और सबको वहां से दौड़ाया, उसके बाद मना कर दिया अजमल हमारा है ही नहीं। खैर छोड़िए, मैं अजमल कसाब की बात नहीं करना चाहता, वो अभी तो उसको
कीड़े वीड़े खा गए होंगे नीचे वाले। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं आपसे। देखिए ऐसा है कि ये जो पूरी ये आई थिंक अभी सवाल आई थिंक वैभव से होना था ना, मैं वैभव की टर्न खा गया। वैभव से आप पूछ लें, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं एक दफा सवाल आप लोगों को दे दूं वैभव सर को, और फिर मेजर साहब वही आपके लिए भी वही सवाल। हाँ, तो वैभव पहले आंसर करेंगे, बाद में मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये इंप्रेशन ये आ रहा है कि आप लोगों को कश्मीर की जमीन तो चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए, एक इंप्रेशन ये भी आ रहा है। और दूसरा ये कि जो आपके सीएम थे आपके हरियाणा के, शायद मैंने उनका नाम लिखा है, मिस्टर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। जी कश्मीर से हम लड़कियां उठा के ले आए इधर मेन इंडिया में। तो आप लोगों क्या से, ना आपके मीडिया ने कोई प्रोटेस्ट किया, ना किसी खास लीडर ने कोई बात की, सब लोग उस बात पे जो कि एक बड़ी इनडिसेंट बात की थी उन्होंने, उस पे किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये तो इम्पोर्टेंस है आपकी नजर में किसी कश्मीरी की। और एक आप लोगों के जब आपने 370 हटाया था, उस वक्त जो कश्मीरी स्टूडेंट्स जो थे वो किसी और सिटी में इंडिया के पढ़ने के लिए गए थे, तो वहां के स्टूडेंट्स उनको ताने मारते थे कि जी अब तो 370 हट गया है, अब हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इस बात पे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट तक किया था कि ये ना किया जाए, ये चीज इतनी बढ़ गई थी। तो आप लोग किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं अपनी, किस तरह की बातें आप लोगों के यूथ के दिमाग में और बाकी लोगों के दिमाग में कश्मीरियों को लेकर है। और एक लास्ट चीज वो ये कि एक आपका होता है अफ्स्पा, मेरे ख्याल है उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर्मी फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये स्पेशल पावर्स एक्ट। तो ये एग्जैक्टली सॉरी, तो इसको आपने अभी तक नहीं हटाया है। इसका ये है कि बगैर किसी वारंट के आप किसी के भी घर के अंदर घुस सकते हैं। ये आपने 30 साल से क्यों लगा के रखा है? क्या आपकी अपनी जो मशीनरी है कश्मीर में वो कोलैप्स कर गई है कि आप लोग कुछ हैंडल नहीं कर सकते कि आप किसी के घर में भी घुस जाएंगे और वहां जाके आप, और फिर इतनी फौज खड़ी हुई आपकी, इतनी फौज होने के बावजूद आपको लगता है कि यहाँ पाकिस्तान से या किसी और बॉर्डर से कोई अंदर चला जाएगा और ये करेगा? मतलब इतना नेगेटिविटी क्यों है इंडिया के अंदर? जी वैभव जवाब दो। ये परेशान आप हैं, आप कह रही हैं कि इतनी नेगेटिविटी क्यों है यहाँ पे। देखिए मैं आपको कुछ चीजें पहले फकर ने जो बातें बोली मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि इन्होंने सबसे पहले बोला कि हरब्यार जो है वो तो लंदन में बैठा है, तो वहां से बैठे क्या लीड कर रहा है वो। तो अगर हरब्यार लंदन में बैठा है तो आप क्यों परेशान है कि उसको आप ही गवर्नमेंट जाती है लंदन और जेनेवा और वहां जाकर के अपील करती है कि ही इज द लीडर ऑफ बीएलए, ही इज लीडर ऑफ बीएलएफ, ही इज द लीडर ऑफ, मतलब एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग इन बलूचिस्तान, हरब्यार इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो ये चीज जाकर के फकर साहब जो अपनी गवर्नमेंट को बताएं कि भाई आप लोग क्यों, वो तो बाहर बैठा, उसको चैन से जीने दें वहां पे। दूसरी चीज, अब इन्होंने कहा कि कुलभूषण जो है वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया। देखिए आप लोग रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, चाबहार भेज दे किसी को, ठीक है, चाबहार का जो मार्केट है, चाबहार के मार्केट में मतलब किसको नहीं ये चीज पता है कि कुलभूषण को कैसे लेके गया वहां से, ठीक है, सब हर कोई जानता है पूरे चाबहार में। आप अपने किसी भी जर्नलिस्ट को भेज दें, आपके यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है और 1 घंटे 2 घंटे की दूरी है, जाकर के आप पता कर ले वहां से। तीसरी चीज आपको मैं चाबहार के बारे में बता दूं, चाबहार शहर के बाहर 1 घंटे की दूरी के बाहर ईरान की गवर्नमेंट की रिट नहीं चलती। एक आप चाबहार शहर के बॉर्डर तक आपको जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तक की जो है आपको रिट मिलेगी, उसके बाहर जो है, उसके बाहर तो फिर वो एक नो मैन्स लैंड है। वो जैसे कि जो वाइल्ड वेस्ट है वो वाइल्ड वेस्ट की तरह से है। वहां पे स्मगलर्स ऑपरेट करते हैं, वहां पे ऑयल स्मगलर्स हैं और वहां पे ड्रग स्मगलर्स हैं, वहां पे ये आपके अलग अलग जो है इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप्स हैं। तो ये चीज कहना कि मतलब वो, और ये कहना कि मतलब अगर वो रॉ एजेंट था तो एक रॉ एजेंट के पास कम से कम देखिए इतना बेसिक कॉमन सेंस तो होता है कि मैं ऐसी टेरिटरी से तो ट्रैवल नहीं करूं जहां पे इतने सारे एलियन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, इतने डिफरेंट, जिनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। और तीसरी चीज आपने बोला टीटीपी का, एहसानुल्लाह एहसान कहाँ पे है, जिसका आपने बयान चलाया था टीवी के ऊपर कि हमें रॉ फंडिंग देती थी और हमें एनडीएस के थ्रू पैसे भारत देता था, वह एहसानुल्लाह एहसान कहाँ गया? कहाँ भाई? आपकी फौज जो कि इतनी दुनिया की पता नहीं कौन से नंबर की फौज है, पहले नंबर से भी ऊपर चली गई है शायद, नंबर 1 आईएसआई, नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी। कोई और तो किसी फौज की तारीफ नहीं करेगा, ये पक्की बात है। दुनिया से अकेले लड़ रही होती है। नहीं, दुनिया की नंबर 1 है। देखो वैभव, हम दोनों आज दो रॉ के एजेंट,
एक वैभव तो ही रॉक एजेंट, मैं भी रॉक एजेंट हूँ, हम दोनों रॉक एजेंट ये बात बोल रहे हैं। अभी देखिएगा ये पक्का कोई ना कोई पाकिस्तानी ना इसको एडिट करके बोलेगा, ये देखो ये बदसूरत, क्या बोलते हैं मुझे, एक बदसूरत बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्यारी सी बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, ये देखो ये खबीस स्वर को बोलते हैं। स्वर क्यूट भी होता है थोड़ा सा यार, मतलब पता नहीं खबीस क्यों बुरा होता है इतना। खबीस मेजर जो है ये कह रहा है कि हाँ हमने उसको क्या रेडी है, प्लीज सीरियस मैटर है, बोलिए। तो सर एहसानुल्लाह एहसान जो है वो कहाँ चला गया? वो आपके नाक के नीचे निकल के चला गया, आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे है, और उसने बयान दिया था। उसके बाद आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात पे बिलीव करे। क्यों कोई बिलीव करेगा? सर आपकी बात पे करे, हमारी बात पे ना करे। अरे सर देखिए अब आप फकर को नहीं टोकती हैं, बाकी लोग को नहीं टोक रही, मैं बोल रहा हूँ तो आपको सॉरी। तो अब वो आदमी आपके नाक के साथ निकल के चला गया एहसान। वो कैसे गया क्या सबको नहीं पता? हमें नहीं पता कि आपने क्या डील करी थी, हमें पता आपने उसको क्या डील करके कि भाई तुम ये क्या बयान दोगे, उसके बाद हम तुम्हें कैसे सेफ हाउस में रखेंगे, फिर तुम वहां से कैसे तुर्की, और मतलब वहां से भाग के गया भी तो कहां, तुर्की गया, जो आपका वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई है। तो ये मतलब किसको आप चूरन खिला रहे हैं? मतलब अपनी आवाम को खिलाएं, हमें तो ना खिलाएं कम से कम। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि कश्मीर में कि कब तक चलेगा और आप कब तक मारेंगे। देखिए मेजर साहब ने उसका जवाब दे दिया, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, जब तक आप गन उठाएंगे तब तक कोई रहम की उम्मीद ना रखें। हमारे यहाँ गवर्नमेंट आपको मौका भी देती है कि आप गन छोड़ करके गन ड्रॉप कर दें, वापस आ जाएं, लेकिन अगर आप कहते नहीं मैं बंदूक उठा करके चलूंगा और मैं स्टैंड करूंगा, तो 12 महीने टोटल शेल्फ लाइफ है कश्मीर में किसी भी टेररिस्ट की, मैक्सिमम 12 घंटे, सॉरी 12 महीने। 12 महीने से ज्यादा आप नहीं जी सकते, आप चाहे एरिया कमांडर हो, चाहे जोनल कमांडर हो, और चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही क्यों ना हो, 12 महीने तक आप अगर कश्मीर में आ गए तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो बाकी अब आप आगे मेजर साहब आपसे बात करेंगे। जी मैं आरजू जी एक रिक्वेस्ट है मेरी, आरजू जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ना आपने सवाल इतना बड़ा पूछा ना, मैं भूल गया क्या था वो, मैं दोबारा बता देती हूँ सर। एक तो आपके हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने कहा, अच्छा एक सेकंड सॉरी मैं उस चीज का बता देता हूँ। हरियाणा के सीएम ने जो बयान दिया था, उन्होंने बयान ये दिया था कि हरियाणा के बारे में एक चीज जानिए कि हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ द पास्ट, और इस वजह से इंटर स्टेट मैरिजेस हरियाणा में बहुत होती हैं बिकॉज सेक्स रेशियो के डिस्प्रोपोर्शनेट होने की वजह से। यूपी में शादियां होती हैं उनकी, बिहार में होती हैं, बाकी स्टेट्स में होती हैं। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया था, वो मैं ट्वीट भी कर दूंगा, आज आप जाके देख लीजिएगा। उन्होंने एक प्रिसाइज वर्ड यूज किया था कि हम बहुएं लाएंगे वहां से, बहुएं को लड़कियां, लड़कियों को, मतलब आपने अभी जो वर्ड यूज किया, मतलब आप उसको फर्ज करते जा रहे हैं। तो खैर आप ही अपनी ऑडियंस, आप उनको गुमराह कर ले, मैं ट्वीट करूंगा। हम कश्मीर के लोगों से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ कश्मीर की जमीन से करते हैं। हम जमीन से भी करते हैं, लोगों से भी करते हैं, लेकिन हाँ कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो, या फिर कहीं और का हो, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो इस देश का दुश्मन है, कहानी खत्म। आप ये नहीं कह सकते। कल भी एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट टीवी पे वो ब्रिगेडियर साहब थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ वो आदिल अहमद डर है जो कि सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, जिसने 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे उसमें खत्म हो गए, वो वीरगति को प्राप्त हो गए 40 से। तो उसके साथ ज्यादती करी थी, उसको थप्पड़ वप्पड़ मारा था। तो अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, फॉर एग्जांपल, एक तो पता नहीं कहां से इन्होंने स्टोरी सुनी है, पाकिस्तान में बैठे बैठे थे, पर इनको स्टोरी सुन गई इनको कि कहीं थप्पड़ मारा था। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी तो उसको थप्पड़ मारूंगा। मैं ये थोड़ा ना कि थप्पड़ मुझे मारा किसी ने, 40 अनजान बंदों को मैंने मारा, ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। ये कैसा माइंडसेट है कि आप किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने बात करी आफ्सपा की, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पहले नहीं थी कश्मीर में, अब आई है, और इसलिए आई है क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी टेररिज्म की कि पुलिस से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से और सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से वो संभल नहीं रही थी सिचुएशन। तो आर्मी लाई। आर्मी ऐसे ऑपरेट कहीं नहीं करती, इंडियन आर्मी। अगर आपको आर्मी चाहिए तो आपको दो चीजें कबूल करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि आप उस चीज को संभाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को, इसलिए आपको आर्मी बुलानी पड़ी, वरना आप खुद ही कर लेते, राइट। और अगर आपने आर्मी बुला दी, फिर आर्मी पे वो कानून लागू नहीं होते जो पुलिस फोर्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे होते, क्योंकि आप, मेरा मतलब आपसे मतलब जेएनके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, जेएनके गवर्नमेंट। तो आर्मी वहां पे ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आधे लोग जो लिखते हैं ना आफ्सपा के ऊपर, ये जर्नलिस्ट, they themselves have not studied the document। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इसमें शामिल इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कि भाई तुम पढ़ लो एक बार, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट करने से पहले पढ़ लो, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट
या गवर्नर की परमिशन के साथ आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर के ऊपर एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक दो केसेस जहां पे एफआईआर फाइल हुए हैं रिसेंटली, 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 साल में तो कितने हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आर्म फोर्सेस स्पेशल आर्म्स एक्ट वो जो कहते हैं ना इंप्यूनिटी देती है कि आप जाओ और आपने AK-47 से 50 बंदे मार दिए, कुछ ये सब फिल्मी बातें हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो जो गिलानी है वो तक नहीं कहता ऐसी बातें। हाँ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कुछ स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस को दे रखे हैं क्योंकि वहां पे इशू है वहां पे। अब आखिरी मैं जो चीज बताता हूं, ये आपको अगर कुछ भी करना है, आपको अगर कोई भी चीज अगर आपको ऐसा जिसको आप कहते हैं कि हो सकता है आपको चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो फ्री हो जाए, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं ना, आजादी की बात करते हैं पाकिस्तानी कि कश्मीर फ्री हो जाए, तो कैसी आजादी है? ये दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, लश्कर, ये कैसे नाम है? ये तो कश्मीरी नाम नहीं है, ये तो उर्दू के नाम नहीं है, ये तो हिंदी के नाम नहीं है। ये कहां से आए ग्रुप्स? इनके आधे के लीडर कश्मीरी नहीं है। हाफिज सईद पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है। इनका क्या लेना देना कश्मीर से? फिर आप कहते हैं ये लोकल है, तो कौन मानेगा? देखिए, आप यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं, आप कहते हैं कि प्लेबिसिट होना चाहिए, सारे पाकिस्तानी कहते हैं प्लेबिसिट होना चाहिए, राइट? प्लेबिसिट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस की दो चीज आप अग्री नहीं करते, उसी यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है? तो वही यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, फिर उस यूनाइटेड नेशंस की बात मान रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमारे वो नहीं करा। दूसरी चीज, इजराइल की बात ले लीजिए, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो इजराइल को बनाया। आप लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज, इजराइल ना आपका हाजमा खराब हो रहा है ना इजराइल का खराब हो रहा है, दोनों मुल्क अपने आप चल रहे हैं बिना इसके। लेकिन आप लोगों ने जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, राइट, उसके पीछे क्या बात है? मैं एक सवाल आरजू उल्टा आपसे ले लूं, ठीक है? क्योंकि ये 65 वॉर और बाद में जो 5 डे वॉर, 6 डे वॉर, यौम किपुर वॉर, ये तो बाद में हुए। आप लोगों ने तो डे 1 से इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। क्यों नहीं करा रिकॉग्नाइज? एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं। और देखिए, किसी इजरायली को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, मैक्सिमम PhDs प्रोड्यूस कर रही है ना पाकिस्तान की सेहत को फर्क पड़ता है ना इजराइल की सेहत को फर्क पड़ता है। मैं एक पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा? जी फखर बताएंगे कि डिटेल से नहीं पता। जिस तरह कश्मीर की हम बात करते हैं ना, और कश्मीर के बारे में आप लोगों को उस पर फखर साहब एक बार जरा इजराइल का बता दीजिए, मैं भूल जाऊंगा, वरना मैं क्या, आप सबसे उम्र में बहुत बड़ा हूं, मेरी मेमोरी खराब है। के साथ फलस्तीन के साथ वहां पे आके उन्होंने कब्जा किया। इजराइल का अपना वो मुल्क नहीं है। वहां पे अगर लेट सपोज मैं जाके आपके किसी शहर में मतलब जायदादें खरीदना शुरू कर दो, फिर शहर पे कब्जा कर दूं, तो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना, वो हिंदुस्तान का ही है, या हिंदुस्तान के वहां के लोग है उनका है। मैं उस मतलब ठीक है, मैं वहां एक मिनट जी के साथ फलस्तीन के साथ पाकिस्तान, उसको कहते हैं हम बैतुल मुकद्दस को क़िबला अव्वल, जहां पे हम लोग सजदे रेज होते हैं मुसलमान, ठीक है? उसके बाद काबा है, सबसे पहले वही था। वो एक हम मतलब मुसलमानों की एक एसोसिएशन है उसके साथ, और पाकिस्तानियों की है। कोई उसको मानता है या नहीं मानता, मतलब किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टैंड है, और अब से नहीं है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और इंशाल्लाह ये रहेगा भी जब तक उनको जो फलस्तीनी है उनको अपना राइट नहीं मिल जाता। ये हमारा एक स्टांस है और ये रहेगा। इसी तरह हमारा कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी हमारा स्टांस है कि वो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप बेशक गोली आपने आजमा ली, आपने जंग आजमा ली, आप लोगों ने आपने उनको मतलब जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से उनको मतलब जेनोसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज फिर 2020 में भी वो लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं तो नहीं कहता, मैं इस्लामाबाद में बैठ के मेरा आज भी ये स्टांस है। मैं हर दफा कहता हूं कि अगर कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ रहना तो उनको रहने दो भाई, उनको रहने दो उनके साथ। अच्छा, हिंदुस्तान कोई हक नहीं है कि जबरदस्ती को अपने साथ। ओके आरजू, मेरा हाँ जी आप कहिए। इसलिए जैसे कश्मीर पे जो है वो इंडियंस का कब्जा है और हम इंडिया को मानते हैं, तो इसी तरह से मेरा तो ये मानना है कि हमें इजराइल को भी मानना चाहिए कि चाहे उस पे कब्जा है फलस्तीन पे या नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज थोड़ी सी कहना चाहिए कि मेरी अपनी सोच कहना चाहिए कि मैं नहीं समझती। आई थॉट एक बात कहना चाहूंगा मैं, फखर जी विद योर परमिशन साहब, ऐसा है इजराइल बना यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, राइट? यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, यूनाइटेड नेशंस के आदेश से बना, उनके ऑर्डर से बना, उस पर वोटिंग हुई, इजराइल बना। इजराइल वहां पे क्यों बना? इजराइल वहां पे इसलिए बना
क्योंकि 2500 साल पहले वहां पे इजराइल था। उसके बाद वो लोग चले गए थे और ये सब है, वहां से निकाल दिया गया इजराइलियों को, बट इजराइल वहां पे बना, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्डर्स से इजराइल बना। फिर आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। दूसरी चीज, आपका पैलेस्टीनियन से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नाता तो है, बिल्कुल, और कोई नाता नहीं है ना। आधे पाकिस्तानियों को अगर मैं मैप दे दूं, कंट्रीज का नाम मैं लिखूं, हो सकता है वो ना दिखा पाए कि कहां पे पैलेस्टीन है। लेकिन एक बात है कि वो मुसलमान, हम मुसलमान तो लाइक तुसी भी पंजाबी दे, असी भी पंजाबी, तो हैव फन दैट वे। सो वो चक्कर है ना कि आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, यही तो इशू है आप लोगों का, और तो कोई सर आप लोग सुनिए, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं, वहां पे इजरायली, मतलब जो इजरायली का मुल्क जो बना सो बना, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते, अमेरिका के उस पे बना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो फलस्तीनियों के पास जो जिसको गजा स्ट्रिप और ये बाकी इलाके कहते हैं उसके ऊपर और गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा, ये क्या चीज है भाई? इसके ऊपर ये थोड़ी हो सकता है कि मतलब लोग वहां पे बैठ जाए कि भाई आप आके यहाँ पे पूरे इजराइल को बता अरे दो। तो सर आपने इतनी बड़ी फौज रखी है, बोल दे जाके गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लेना, किसने रोका है? मैं एक चीज, मेरी बात आधी रह गई यार, आप लोगों के बीच में ना आधी रह गई मेरी बात। हमारी फौज, मेरी फकर साहब एक शिकायत है, फकर साहब आपकी, जो देखिए फकर साहब जी, ये जो पैलेस्टीनियंस का जो दर्द है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, जो पाकिस्तानियों के दिलों में दर्द है। एक जमाने में आपका एक मेजर जनरल हुआ करता था, ज़ियाउल हक, उसका बड़ा राब्ता था किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, बड़ी यारी थी, दोस्ती थी, तो शाम को बैठ के दोनों चाय वाय पीते थे। बेचारा वो सूफी आदमी था ज़ियाउल हक, शराब क्या पीता, ब्रिगेडियर था, बाद में मेजर जनरल बना वो। तो 1979 में आपको पता है कि जॉर्डन में कितने पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा? आप जरा खुद चेक करें और मेरी बात का भरोसा बिल्कुल भी ना करें, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी ने, मैं नाम बता रहा हूं ऑफिसर का, उस जमाने का ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में आपका प्रेसिडेंट बना और आपका आर्मी चीफ बना, डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उसने कितने हजार फिलिस्तीनी मारे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, जो पाकिस्तानी देख रहा है खुद देखे, फिर आपको पता लगेगा कि कितना आप लोग जो दिल में, हाय हमारा दिल टूट गया फिलिस्तीनी, हाय हमारा गाजर मूली, इतने तो इजरायलियों ने नहीं मारा जितना ज़ियाउल हक ने निपटा दिया, पहली चीज। और हजारों की, आप खुद पता लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे साहब ये तो गलत बोल रहे हैं मेजर साहब। मैं गलत नहीं बोल रहा, आप खुद पता लगा लो। दूसरी चीज मैं पता लगाना बताऊंगा आपको, ठीक है? ये जो आप कह रहे हैं ना गोलान हाइट्स पे कैप्चर हुआ, और ये जो आप कह रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की बात, ये बहुत बाद में हुआ है। इजराइल 46, 47, 48, 3 साल बता रहा हूं, 46, 47, 48, राइट? पाकिस्तान 14 अगस्त, ठीक है, 1947। आपने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा इजराइल को? अगर आप रिकॉग्नाइज करते और फिर बाद में बोलते कि तुमने गलत काम करा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, तुमने पैलेस्टीन पर कब्जा कर लिया, तुमने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते हैं, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ आपने मॉरल स्टैंड लिया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है, और आप बुरा ना माने। बात यह है कि मैंने कई लोगों में देखा, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, राइट? देयर इज अ हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूज व्हिच हैज गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। ये हजारों साल पुराना हेट्रेड है यहूदियों के साथ, एक नफरत है यहूदियों के साथ। और मुझे यहां तक मेरे मुस्लिम दोस्त ने बताया है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आरजू जी और फकर जी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, मुझसे अगर गलती हो जाए इसमें, कि कयामत के दिन अगर यहूदी कोई झाड़ी या पत्थर के पीछे छुपा हो तो परिंदे और बाकी सब लोग बोलेंगे कि मुसलमान जाके उसको मारो, उसका गला काटो, वहां पे यहूदी छुपा हुआ है। ये एक बात है, मैं आपको अभी सर्च करके, सुनिए आरजू जी, आपने तो पढ़ा भी नहीं कुरान लगता मुझे, मैं आपको बताता हूँ, तो बताइए। एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको बताता हूं अभी। ओके, ये जो है ना, इसमें आप ये बात बताइए कि एंटी सेमिटिज्म इन इस्लाम, क्या आफ्टर द रियासत मदीना, जब एक ट्राइब थी जूस की, जो यहूदियों का एक कबीला था, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के साथ, आप लोग कहते हैं कि धोखा करा, जब लड़ाई में उन्होंने ज्वाइन करना था, उन्होंने लड़ाई में ज्वाइन नहीं करा, मतलब मोहम्मद साहब की फौजों की तरफ से ज्वाइन करना था, उन्होंने नहीं करा। क्या ये स्टोरी सही है? हाँ, किसी हद तक हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने सुना है। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट द सुलह हुदैबिया। वो मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान हुआ था,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बिल्कुल ये करवाया था, ये जंग करार हुआ था। तो सुलह हुदैबिया ये था, एक ट्रीटी थी दोनों के दरमियान कि अगर कोई मुसलमान आपके पास आ जाए तो आप हमें वापस नहीं करेंगे, मीन कि अगर वो ज्यूज बन जाए तो वो आप उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई यहूदी मुसलमान हो जाए तो हम उसको एज इट इज वापस कर देंगे। और बहुत सारी चीजें थी, मुझे सारी याद नहीं है, बट ये एक चीज मौजूद है, ये हुआ था। दूसरी बात आपने की कि हमारी एक जिसे कहते हैं कि पता नहीं शायद हजारों साल से एक नफरत चली आ रही है। नहीं, इजराइल से नफरत है, इजराइल की पॉलिसी से नफरत है, वो मुझे नहीं है, मुसलमान को छोड़ दो, खुद यहूदी जो है उसके खिलाफ वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस के अंदर बैठ के, वो इजरायली पॉलिसीज को नहीं मानते। मैं तो चलो मुसलमान हूं, मैं तो कहता हूं कि इजरायली जो खुद यहूदी हैं। फकर जी, मैं इजराइल की बात, इजराइल जो मॉडर्न इजराइल बना है, मैं 47-48 की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लामिक टेक्स्ट्स में या कुरान शरीफ में या किसी हदीस में क्या ये लिखा है कि आप यहूदियों से नफरत करें और उनको मारें? क्या ये लिखा है कि नहीं लिखा? मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं उसको ये बता, हमारे रिलीजन में कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मौजूद है इसके अंदर। मैं अगर उसको फॉलो करता हूं या नहीं करता एक अलग चीज है, लेकिन वो ये बात नहीं हुई कि आप किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को, मैं बताऊं यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी ना कुरान शरीफ में ना किसी हदीस में ये नहीं लिखा है कि आप यहूदी को मारें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। एक चीज और जब जंग होती है, मैं छोटी एक चीज और वो कर लूं, जब जंग होती है जिसको मतलब किसी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान जंग है, कहते हैं किस चीज को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने औरतों को, आपने बच्चों को, आपने बूढ़ों को, और आपने इन ट्रीज को, सब दरख्त को भी नहीं काटना। ये रिलीजन इस्लाम है। यकीनन आप लोगों ने स्टडी किया होगा, मैंने शायद इतना नहीं स्टडी किया हुआ, लेकिन जो लाजमी इस्लामिक और ये हम पढ़ते रहते हैं स्कूल कॉलेज में। फकर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं इस पे। जरूर, प्लीज। अगर कोई, जैसे कि काफी पाकिस्तानियों ने ये भी कमेंट करा था कि इंडिया में जो अगर कोई मजहब अपना बदलना चाहे, कोई हिंदू अगर मुसलमान बनना चाहे तो उसको रोका जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए, और मैं भी एग्री करता हूं कि नहीं होना चाहिए। आई अग्री विथ यू। ऐसी बात हुई थी पाकिस्तान से, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, वैभव ने भी सुनी होगी। पर इस्लाम में क्या पनिशमेंट है इस्लाम छोड़ने का? अगर कोई मुसलमान जो ये कह दे कि अब मैं मुसलमान नहीं रहना चाहता, अब मैं ईसाई बनना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू बनने का तो कोई स्कोप नहीं है हमारे यहाँ, तो नॉट वेलकम का बोर्ड लिखा है, कोई नहीं बन सकता, सर उसकी पनिशमेंट क्या है? सर 2 साल पहले कराची में एक लड़का था, उसकी पूरी फैमिली मुस्लिम थी, और वो मैम वो नहीं पूछ रहा आरजू, मेरा सवाल ये है ही नहीं कि कराची में क्या हुआ था। मैं तब की बात कर रहा हूं जब कराची था ही नहीं। मैं बात ये कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो आप समझते हैं, मैं इसमें बरेलवी और देवबंदी और शिया सुन्नी में इनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस्लाम की रोशनी में जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ देता है, कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कोई और मजहब, मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, उसकी अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या सजा है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपने खुद बताया था सर, हिंदू बना नहीं जा सकता, क्रिश्चियन बना नहीं जा सकता। सर मैंने ये नहीं बोला, ऐसा मजहब है जिसमें नहीं, सुनिए, आप नहीं समझ रही, मैं कुछ और कह रहा हूँ आरजू जी। वो सब समझ रही है सर। अच्छा, वो सब समझ रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरजू जी इस्लाम में, एक तो ना फकर भाई बीच में वो कर देते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। आप सुन जाइए थोड़ा सा। अच्छा आरजू जी, मेरा आपसे सवाल है कि कराची में क्या हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम की रोशनी में अगर आप किसी भी पढ़े लिखे जो हाफिजुल कुरान हो, या कोई मौलवी साहब हो, कोई इमाम साहब हो जो कि पढ़े लिखे हो इस्लाम के मामले में, अगर हम उनसे पूछें, क्योंकि आपको और हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है ना, हम तो वैसे भी है, वैभव और मैं तो वैसे भी, हम लोग काफिर हैं, तो हमें तो वैसे कोई आइडिया किसी के बारे में है नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये अच्छा एक अपना ग्रुप बनाएंगे यूट्यूब पे, द काफिर बॉयज, उस पर भी यूट्यूब वीडियोस डाले जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग, आप बताइए, इस्लाम अगर कोई छोड़ देता है मुसलमान, तो इस्लाम की रोशनी में उसकी क्या सजा है? अगर उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो क्रिश्चियन बन गया, ये वो कहता मैं क्रिश्चियन नहीं बना, मैं एथीस्ट बन गया, मैं कोई मजहब को नहीं मानता और मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं आज से नॉन मुस्लिम हूं, उसकी कुरानिक पनिशमेंट क्या है, ये जानना चाहता हूं। पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये मुझे तो नहीं, इस्लाम क्या कहता है ये बताए। मुझे नहीं पता। फतवा हो जाए आपके ऊपर।
उसको मुर्तद कहा जाता है, उसको जो इस्लाम को छोड़ के किसी और रिलीजन में जाता है उसको वो मुर्तद कहलाता है। जी मुझे पता है। अब फकर साहब ये बताइए मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद की है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मैंने कुरान को स्टडी नहीं किया इस बारे में, कुरान को स्टडी नहीं किया, बट जो मैंने लोगों से सुना, मीन जो रिलीजियस लोग हैं उनसे मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि यार उनका कत्ल है, ठीक है कि लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद स्टडी नहीं किया। मतलब मैं कोई कुरान का वो तो ना मैंने मतलब जिसे कहते हैं कि ना मैं कोई कुरान का हाफिज हूँ, ना मैं और किस्म का मतलब रिलीजियस किस्म का स्कॉलर हूँ, एक दुनियादार किस्म का आदमी हूँ, बट जी इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब काफी पाकिस्तानी ये बोलते हैं ना कि सब इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। मैं इसलिए हंसी आती है कि इंडिया में हो सकता है गलतियां हुई हों, हो सकता है आज भी गलतियां हो रही हो इंडिया में। कोई भी मुल्क दूध का धुला नहीं होता, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, कोई सती सावित्री नहीं है यहाँ पे, अगर कोई ये बोल दे। लेकिन हमें एक चीज माननी पड़ेगी, 100 गलतियों के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और इसमें एबरेशंस हैं, इसमें गलतियां होती हैं हमसे। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे रोज 100 गलतियां होती हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। कोई बोले इंडियन डेमोक्रेसी परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी कोशिश करती है कि गलत चीज से लड़ती रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है कि जो गलत करे उससे लड़ता रहे। कभी हमारा कानून हार जाता है, कभी हमारा कानून जीत जाता है, कभी कभी, लेकिन लड़ाई हमारी जारी है। वो कौन था वो पाकिस्तानी बड़ा बढ़िया शायर था वो वैभव, वो क्या था यार, वो बड़ा वो क्या था, मुर्शिद प्लीज वाला। हाँ, वो सराइकी था वो। हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है यार। वो क्या कहता है कि मैं चीखता रहा लेकिन मैंने जुल्म को नहीं सहा। वो क्या बड़ा बढ़िया है, मैं आपको भेजूंगा वो बहुत बढ़िया चीज उसने बोली। मुर्शिद प्लीज करके उसकी नज्म है, बड़ी प्यारी नज्म है उसकी, मुर्शिद प्लीज। आज मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको अपने दुखड़े सुनाऊंगा, आप देखिएगा। खैर, अफ्तार अलवी नाम है उसका। अफ्तार अलवी रॉक स्टार है, अफ्तार अलवी। तो मैं आरजू जी आपसे ये कह रहा हूं कि इजराइल को जैसे हमने डिस्कस करा, ठीक है, अब आप इजराइल को देखिए। आप इजराइल इन द मिडिल ईस्ट, इट इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। वो कैसी भी अच्छी बुरी, इट इज द ओनली डेमोक्रेसी। नाउ अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ठीक है, मैं फकर यूसुफजई साहब से एक दूसरा सवाल, उसके बाद मेरी तरफ से मामला खत्म है, फिर वैभव कर लेंगे। 57 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, बिल्कुल 57 है, ठीक है, जो कि अपने आप को इस्लामिक मुमलिकत मानती हैं, इस्लामिक मुल्क मानते हैं अपने आप को, कि हमारा द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, जो कहते हैं कि सॉवरेनिटी उसकी है, ठीक है। एग्जैक्टली। उसमें से 5 के नाम बताइए जो पक्की डेमोक्रेसीज हैं 57 में से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है ना, फकर साहब आपसे फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं आपसे, आप दोस्त हैं मेरे, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप पाकिस्तान को 2 मिनट के लिए बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ ना, मतलब अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, जिस तरह आपने हिंदुस्तान को कहा कि अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, बट इन अनब्रोकन डेमोक्रेसी। अच्छी बुरी तो अमेरिका की भी अच्छी नहीं है, लेकिन अनब्रोकन, जिसमें कोई फौजी डिक्टेटर ना आया हो, जिसमें कभी स्ट्रॉन्ग मैन ने कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ा हो, वैसी डेमोक्रेसी, जहां पे जिसको डेमोक्रेसी तो वेस्ट से आई है ना, कोई ईस्ट में तो थी नहीं डेमोक्रेसी, हमने तो वहां से ली है। तो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी से मैं आपको बता रहा हूं ना, हमारे मुल्क के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मैं फिर उसको बात कर रहा हूं कि यार बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी है जिस तरह मतलब वेस्ट की डेमोक्रेसी होती है, यूके की हो या अमेरिका की हो। फकर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए साहब। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 57 कंट्रीज जो हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज, उसमें से 5 की डेमोक्रेसी का नाम बताइए। इलेक्शन सिर्फ होना डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मलेशिया है, ठीक है, तुर्की है। अच्छा, एक और बात बताइए साहब, पाकिस्तान में क्या गैर मुस्लिम आर्मी चीफ बन सकता है? गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? देखिए मेरी बात सुने। आप लोग ये बात लेके आते हो, एक दफा आपने ये बात भी कही हुई थी कि आपके आर्मी के अंदर कोई जिसे कहते हैं कि कैप्टन और मेजर कोई नहीं है। मैंने ये नहीं बोला सर, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं इस वक्त यह पूछता हूं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आईन है, सर मेरा सवाल सुन लें, पाकिस्तान का जो आईन है, हमारा आर्मी चीफ मुस्लिम होगा। क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी गई 1973 में। एक बात बताइए, तो ठीक है फकर साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करते हैं, फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तान का आईन है
पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जो मुसलमान होगा वही आर्मी चीफ बनेगा, गैर मुस्लिम आर्मी चीफ नहीं बन सकता। ठीक है, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर, और मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान ना करे, कल नरेंद्र मोदी कहता है कि लोकसभा राज्यसभा में मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और मैं ऐसा कानून ला रहा हूं कि इंडिया में अगर आर्मी चीफ बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनेगा, मुसलमान कुछ नहीं बनेगा, क्या पाकिस्तान से ऑब्जेक्शन आएंगे? मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट बिल्कुल आएंगे ऑब्जेक्शन, इसीलिए मैं नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, कान पकड़ के मैंने 10 बार बोल दिया कि भगवान ना करे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यही चीज है जो एक बहुत बढ़िया आप लोग चीज कहते हैं, जैसे एक, सुनिए वैभव, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं मादरत के साथ, वैसे एक आपके कॉलो फेल में फर्क। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं क्लोजिंग की तरफ चलती हूँ और बहुत अच्छी, आज बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई और ठीक है, हम आप पूरा डाल दीजिएगा, बिना एडिट करे पूरा डाल दीजिएगा, पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम जैसे एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं और उसमें मेरे ख्याल कोई बुराई नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की साइड क्या कह रही है और पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि इंडियन साइड से क्या कहा जा रहा है, बजाय इसके कि एक दूसरे पर ब्लेम करें। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है या कश्मीर में होता है या पाकिस्तान में होता है, दोनों तरफ जो फौजी मारे जाते हैं, जो फौजी दोनों बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं, जो सिविलियन शहीद होते हैं, मुझे पर्सनली दोनों तरफ का दुख होता है। हमें ऐसा नहीं होता कि अगर इंडिया का कोई आर्मी से किसी को अगर कोई शहीद हुआ है तो या पाकिस्तान में कोई, आप समझ रहे हो कि मिठाइयां बट रही हैं। मुझे एक पाकिस्तानी कर्नल ने बोला था, वो नाम मैं उनका भूल गया, तो मैंने बोला हमारे शहीद हो गए तो हमसे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम शहीद नहीं होते। हमने बोला ठीक है साहब, आपको जो लगे वो हो जाते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो हो जाते हैं। अब क्या बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी वाले, क्या बहस करता उनसे मैं। नहीं, जो भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आपकी तरफ हो या हमारी तरफ हो, जाहिर है वो शहीद ही कहलाएंगे, मैं तो शहीद ही कहूंगी। और आई होप के अगर हम लोगों की लाइफ में नहीं तो हमारे बाद आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ बेहतर छोड़ के जाए और इस तरह की टेंशन ना हो कि वहां से लोग कहें कि आइए जी कश्मीर आइए, तो यहाँ से लोग जा सके, और अगर हम के आइए जी बलोचिस्तान देख ले तो आप भी आ सके, वहां से बैठ के जो है ना वो इल्जामात ना लगाएं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम इस तरह की सिटिंग्स रखते रहेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं तो कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना पाएंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि फकर को ये नहीं पता था कि कुरान में क्या लिखा है, लेकिन उनको ये पता था कि गोलान हाइट्स जो कि सीरिया की टेरिटरी है उसको उन्होंने फिलिस्तीन की बना दिया। ठीक है, तो बस इतना मुझे कहना, और कुछ नहीं कहना मुझे। चलिए अब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जय हिंद हो गया हमारा। इसी किस्म के मुसलमान यहाँ पाए जाते हैं, अगर आप पूछेंगे तो हम इतने जैसा कहते हैं ना, तेजी